प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए है और इस सत्र का प्रकरण है वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा की जो उद्देश्य और आदर्श हैं उनका अध्ययन आप पूर्व में कर चुके हैं और आज का जो प्रकरण है वो वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं पर आधारित है। तो आइए देखते हैं आज का प्रकरण। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं और इनमें पहली विशेषता है उपनयन संस्कार। गुरुकुलकालीन शिक्षा में जब छात्र विद्या अध्ययन के लिए जाता था तो सर्वप्रथम उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। यह संस्कार प्रत्येक वर्ग के छात्र के लिए अनिवार्य था, परंतु शूद्रों का ये उपनयन संस्कार नहीं हो सकता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। जब बालक गुरु के पास जाता था तो प्रार्थना करता था कि मैं ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने आपके पास आया हूँ, मुझे ब्रह्मचारी बनने दो। तो गुरुजी कहते थे तुम किसके ब्रह्मचारी हो? तो बालक जवाब देता था मैं आपका ब्रह्मचारी। और इतना कहने के बाद छात्र अभिभावक के द्वारा गुरु को समर्पित कर दिया जाता था और छात्र का उपनयन संस्कार हो जाता था। इस उपनयन संस्कार की जो उम्र थी वो अलग अलग थी। इसमें आप देख रहे हैं 8 वर्ष की आयु का ब्राह्मण बालक उपनयन संस्कार करवा सकता था। कहने का मतलब 8 वर्ष की उम्र का यदि कोई ब्राह्मण बालक है तो वो शिक्षा प्रारंभ कर सकता था। ठीक इसी तरीके से जो क्षत्रिय समुदाय से आने वाले छात्र थे, बच्चे थे, वो 11 वर्ष की उम्र में शिक्षा प्रारंभ कर सकते थे। और क्षत्रियों के बाद वैश्य वर्ग के जो वाणिज्य का कार्य करने वाले थे, ऐसे समुदाय के बच्चों की जो शिक्षा प्रारंभ थी वो 12 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद शुरू होती थी। तो इस तरीके से जो चौथा वर्ण रह गया शूद्र वर्ण, उसको शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी अधिकार नहीं था। वैदिक कालीन शिक्षा में शूद्र शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। वर्तमान में जो ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय है उसको वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी अधिकार नहीं था, न शिक्षा में उनका कोई प्रावधान रखा गया था। इसी के साथ साथ महिलाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हों, उनकी शिक्षा का भी नियमित प्रबंध नहीं था। दूसरी आपकी विशेषता है शिक्षा की अवधि। जो शिक्षा की अवधि होती थी वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हुआ करती थी। जो 24 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते थे या उनको वसु कहा जाता था, और जो 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते थे उनको रुद्र कहा जाता था, और जो 48 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करते थे उनको आदित्य कहा जाता था। तो इस तरीके से अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखते हुए इस वैदिक कालीन सभ्यता को बांटते हैं तो वसु प्रारंभिक शिक्षा हो गई, रुद्र ये आपकी माध्यमिक शिक्षा हो गई, और आदित्य ये उच्च शिक्षा हो गई। और ये जो उच्च शिक्षा है, आदित्य बनने की जो प्रक्रिया थी वो ब्राह्मणों के लिए आरक्षित थी। ब्राह्मणों के अतिरिक्त तो कोई आदित्य नहीं बन सकता था। तीसरी जो आपकी विशेषता है वो है पाठ्यक्रम। वैदिक कालीन शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो दो भागों में बटा हुआ था, परा या आध्यात्मिक और दूसरा अपरा या भौतिक विषय। इस परा या आध्यात्मिक विद्या के अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन और नीति शास्त्र का अध्ययन करवाया जाता था। और जो अपरा विद्या थी
जिसमें भौतिक विषयों का शिक्षण कार्य किया जाता था। वर्तमान समय की तरह इसमें आपकी शल्य विद्या है, धनुर्विद्या, रसायन, भूगर्भ शास्त्र, प्राण विज्ञान, भौतिक शास्त्र, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल वगैरह वगैरह, अर्थशास्त्र, ये सारे विषय जिनका अध्ययन करवाया जाता था। अगली विशेषता है शिक्षण विधि। प्राचीन समय में शिक्षण की जो मुख्य विधियां थीं वो मौखिक ही थीं और इनमें प्रश्नोत्तर विधि, शास्त्रार्थ विधि, वाद विवाद और संवाद विधि ही प्रचलित थी। जैसा कि आपने सुना होगा कि वो वाद विवाद प्रतियोगिता थी या वो शास्त्रार्थ हुआ करते थे, संवाद हुआ करते थे। जैसे शुरुआत में आप देखते हैं कि भगवान शंकर और पार्वती में संवाद हुआ था, लक्ष्मण परशुराम में संवाद हुआ था। तो ये इस तरीके से जो शिक्षण विधियाँ थी वो मौखिक ही थी। लेकिन फिर भी इस समय में जो शिक्षण का सूत्र था वो सरल से कठिन की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग मौखिक रूप में किया जाता था। अगली विशेषता है गुरु शिष्य संबंध। तो इसमें गुरु एक पिता भांति अपने शिष्यों का पूर्ण ध्यान रखता था और उनका मार्गदर्शन करता था और शिष्य भी पूरी तरीके से अपने गुरु के प्रति समर्पित हुआ करते थे और तन मन धन से गुरु की सेवा करते थे और गुरु के आदेशों का पालन किया करते थे। अगली विशेषता है अनुशासन और दंड। उस समय कठोर दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो अनुशासन हुआ करता था वो गुरु के द्वारा स्थापित किया जाता था और छात्र स्व अनुशासन में रह करके गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। जो शिष्य थे उनको सारे काम करने पड़ते थे गुरु के आश्रम में। लकड़ी काट के लाना, पशु चराना, पानी भरना, अध्ययन करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, यहाँ तक कि उनको भिक्षा भी मांग के लानी पड़ती थी। तो इन कार्यों में जो स्व अनुशासन में न रह के कुछ उद्दंडता किया करते थे उनको दंड का भी प्रावधान था। शारीरिक दंड बहुत कम ही दिया जाता था। दंड के रूप में उन्हें समझाना, बुझाना, उपदेश देना या उपवास करने की आज्ञा देना, इस तरीके से शारीरिक दंडों की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन कभी कभी जब गुरु ज़्यादा परेशान होते थे तो रस्सी से या पतली छड़ी से छात्र को शारीरिक दंड दे सकते थे, लेकिन ये दंड कठोर नहीं हुआ करता था। अगला बिंदु है आपका शिक्षालय भवन। ये जो शिक्षा के केंद्र थे ये ज़्यादातर खुले में ही हुआ करते थे और छात्रों को जो शिक्षा थी वो खुले में दी जाती थी, वृक्षों की शीतल छाया के नीचे। लेकिन जब वर्षा का समय हुआ करता था तो गुरुगृह में तमाम झोपड़ी बनी होती थी, उनमें अध्यापन करवाया जाता था। लेकिन छात्रों को प्रकृति के संपर्क में स्पष्ट रखा जाता था और छात्र ऋषियों के या आचार्यों के चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन किया करते थे। छात्र सुरम्य प्रकृति के सानिध्य में रहकर खुले में शिक्षा लेते थे। तो इस तरीके से जो विद्यालय भवन थे वो खुले में ही हुआ करते थे। अगला बिंदु है आपका गुरुकुल शिक्षा प्रणाली या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली। जो विद्यालय थे वो कई प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। जो गुरुकुल थे वो कई चरणों में बटे थे। जैसे इसमें पहला है आपका चरण। इस चरण में एक शिक्षक हुआ करता था और एक वेद की शिक्षा दिया करता था। जो आचार्य था वो 4 वेदों में से किसी एक वेद की शिक्षा दिया करता था और ऐसे विद्यालयों को चरण नाम से जाना जाता था। दूसरा है घटिका। इस घटिका में धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती थी और इसमें कई शिक्षक हुआ करते थे जो शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक इसी तरीके से अगला जो प्रकार था वो टोल था।
टोल में केवल संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती थी और इसमें एक ही शिक्षक हुआ करता था। टोल में एक ही आचार्य संस्कृत की शिक्षा दिया करता था। अगला है आपका परिषद। इस परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा एक साथ दी जाती थी और इसमें कम से कम 10 शिक्षक तक हुआ करते थे जो शिक्षा प्रदान करते थे। अगला प्रकार है आपका चतुष्पथी। चतुष्पथी को ब्राह्मणी विद्यालय के नाम से भी जाना जाता था। इसमें एक ही शिक्षक दर्शन, पुराण, विधि और व्याकरण की शिक्षा दिया करता था। और अंतिम आपका है विशेष विद्यालय। इन विशेष विद्यालय में चिकित्सा, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य तथा सैन्य शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी और विशेष रूप से जो शिक्षा थी वो विशेष वर्ग को तैयार करने के लिए स्पेशलिस्टी के माध्यम से किया जाता था। जैसे कि इनको व्यवसाय के विद्यालय के नाम से भी आप समझ सकते हैं। अगला बिंदु है आपका भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति उस समय की एक परंपरा थी, इसको बुरा नहीं माना जाता था। जब छात्र गुरुकुल में रह करके विद्या अध्ययन करते थे तो भिक्षावृत्ति किया करते थे। भिक्षावृत्ति के माध्यम से जीवन का निर्वाह किया जाता था और प्रत्येक गृहस्थ जो भी छात्र भिक्षा के लिए आता था उसको अवश्य शिक्षा देता था, क्योंकि वो जानता था कि उसका पुत्र भी कहीं न कहीं भिक्षा मांग रहा होगा। तो भिक्षा का नियम छात्रों के लिए जो बनाने का मुख्य कारण था वो ये था कि भिक्षा से जीवन में विनय आती है और छात्र को यह अनुभूति होती है कि वह समाज की सेवा तथा सहानुभूति से ही ज्ञान प्राप्ति कर रहा है और उसका जीविकोपार्जन समाज के ऊपर ही निर्भर है। अतः वो भिक्षा मांगता था और जब उसकी विद्या अध्ययन का समय समाप्त होता था तो इस भिक्षावृत्ति को निषिद्ध कर दिया जाता था, भिक्षा नहीं मांगता था। अगला है आपका शिक्षा सत्र एवं छुट्टियाँ। तो उस समय का जो शिक्षा सत्र था वो कम समय का हुआ करता था और इस शिक्षा सत्र का प्रारंभ श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावणी समारोह के साथ हुआ करता था और पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त होता था। इस तरीके से श्रावण से शुरू होकर और पौष में समाप्त होना, ये 5 माह का शिक्षा का सत्र हुआ करता था। और उस समय कोई विशेष अवकाश या छुट्टियां नहीं हुआ करती थी। वह जब प्रत्येक मास की 1 सप्ताह के 1 दिन की छुट्टी छात्रों को दी जा सकती थी। कहने का मतलब 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 छुट्टियां। दिन निर्धारित नहीं था कि ये अवकाश 1 सप्ताह में किस दिन रहेगा, रविवार हो चाहे सोमवार हो, कोई भी दिन छुट्टी का हो सकता है। अगला बिंदु आपका निःशुल्क एवं सार्वजनिक शिक्षा। प्राचीन भारत में शिक्षा निःशुल्क थी और इस वैदिक कालीन शिक्षा को समाप्त करने के पश्चात प्रत्येक छात्र को गुरुदक्षिणा अवश्य देनी पड़ती थी। वह गुरुदक्षिणा के रूप में अपने गुरु को धन, भूमि, पशु या अन्न कुछ भी दे सकता था। उसके बावजूद भी गुरुदक्षिणा इतनी अधिक नहीं होती थी कि आचार्य का जो पारिश्रमिक है वो पूरा कहा जा सके, क्योंकि शिक्षा निःशुल्क होने के कारण सार्वजनिक थी और सभी के लिए थी। लेकिन यहाँ गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य नहीं था। जो निर्धन छात्र हुआ करते थे वो गुरु के समक्ष समाज सेवा की शपथ लेकर के जाते थे और यही उनकी गुरु दक्षिणा हुआ करती थी। अगला बिंदु है आपका अग्र शिष्य प्रणाली। जो गुरुकुल कालीन शिक्षा थी उसमें अग्र शिष्य कक्षा प्रणाली या कक्षा नाय की प्रणाली लागू थी। जैसे वर्तमान में भी मॉनिटर होते हैं या पीयर लीडर जिन्हें बोला जाता है। तो उच्च कक्षा के जो बुद्धिमान छात्र होते थे वो निम्न कक्षाओं के छात्रों को शिक्षा देते थे। इस प्रकार
गुरु के शिक्षण कार्य में सहायता करते थे और जो उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण भी करते थे। इन विद्यार्थियों को शिक्षकों की तरह ही सम्मान दिया जाता था। ये दो प्रकार के होते थे। जो पहले शिष्य हुआ करते थे वो शिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षण कार्य का कार्यभार संभाला करते थे और कक्षाओं को संचालित करते थे। दूसरे प्रकार के जो शिष्य हुआ करते थे वो कक्षा नायक या मॉनिटर के रूप में शिक्षा कार्य किया करते थे और फिर बाद में प्रशिक्षित होकर के यही आचार्य का पद ले लिया करते थे। तो इस तरीके से उस समय ये अग्रशिष्य प्रणाली लागू थी। परीक्षा प्रणाली, प्राचीन काल की जो शिक्षा प्रणाली थी वो परीक्षा विहीन थी। गुरु नया पाठ तब पढ़ाता था जब छात्र पहले पढ़ाए गए पाठ को पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेते थे। जब छात्र प्रतिदिन के पाठ को अगले दिन सुना देते थे और अपनी कमियों को दूर कर लेते थे, तभी आश्रमों में शास्त्रार्थ वगैरह भी हुआ करते थे और छात्रों को दो समूहों में बांट करके आचार्य शास्त्रार्थ करवाते थे। शिक्षा समाप्ति पर छात्रों को स्थानीय विद्वानों की सभा में भी उपस्थित करवाया जाता था, जहां उनसे प्रश्न पूछे जाते थे और उनके प्रश्नों का उत्तर देने पर उनको उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता था। और इस तरीके से जो ये संस्कार था ये समापवर्तन संस्कार कहा जाता था और ये अंतिम संस्कार होता था। इसके बाद शिक्षा समाप्त हो जाती थी और छात्र को उसके अभिभावक के घर गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए भेज दिया जाता था। इस शिक्षा प्रणाली में कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी और छात्रों को न कोई डिग्री न प्रमाण पत्र दिया जाता था, केवल उनका अनुभव ही उनको उत्तीर्ण करने का एक मुख्य आधार हुआ करता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये जो गुरुकुलकालीन शिक्षा पद्धति है उसकी प्रमुख विशेषताएं हमने आज देखी। यहीं आपका आज का सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।